आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और रिपब्लिक के जो दर्शक हैं उनका इस खबर से एक अलग कनेक्शन है, एक अलग जुड़ाव है। सुशांत का मर्डर हुआ है, सुसाइड नहीं। पहले दिन से रिपब्लिक भी इस बात को कह रहा है, लेकिन जो लोग सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि 14 जून 2020 को जो सुशांत की मौत हुई वो कोई सुसाइड नहीं था, वो मर्डर था। कौन कह रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाऊं। सुशांत के घर पर उनकी लाश मिली। लाश के बाद बहुत से सवाल उठे, किन परिस्थितियों में शव मिला, किसने सुशांत की बॉडी को देखा। ये बहुत से ऐसे शक और आशंकाएं थी, बहुत से ऐसे सवाल थे जिनके जवाब आज तक नहीं मिले। लोग, सुशांत के फैन, उनके परिवार वाले, बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग आज भी इंसाफ की आस लगाए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। सुशांत की बॉडी को उसके बाद लेकर जाया गया स्ट्रेचर पर। कहा गया यहां भी फ्रैक्चर था सुशांत के शरीर पर, और बॉडी को जिस तरह लेकर जाया गया उसके बाद आनन फानन में अंतिम संस्कार किया गया। बहुत सी चीजों ने सवाल खड़े किए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस वक्त सुशांत की बॉडी को लेकर जाया गया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। इस पार्थिव शरीर को, सुशांत की बॉडी को कूपर अस्पताल ले जाया गया। ये वो तस्वीर है जब सुशांत की बॉडी को कूपर अस्पताल ले जाया गया। यहीं पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। शाम को देर रात पोस्टमार्टम हुआ। कहा जाता है सूरज डूबने के बाद पोस्टमार्टम नहीं होते, लेकिन पोस्टमार्टम हुआ। अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं उस शख्स से जो मौजूद था मॉर्चरी में। पहली बार ये वो शख्स है, ये अटेंडेंट, मॉर्चरी अटेंडेंट मौजूद था कूपर अस्पताल में, सुशांत की बॉडी के पास मौजूद था। इसका कहना है मैंने जब बॉडी देखी तो मैंने डॉक्टर से कहा यह सुसाइड हरगिज नहीं है, यह मर्डर है, यह हत्या है। रिपोर्ट देखिए जरा। तकदीर से आपको देखने को मिलेगा तो आप भी बता सकेंगे भाई ये खुदकुशी नहीं मर गई। 2 साल बाद सुशांत की मौत पर सबसे बड़ा खुलासा। सुशांत की मौत को खुदकुशी घोषित करने वालों के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। टीवी पर पहली बार वो शख्स बोलेगा जिसने सुशांत को मौत के बाद सबसे नजदीक से देखा। मौत के बाद सुशांत का पोस्टमार्टम इसी कूपर अस्पताल में हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के साथ यह शख्स भी अंदर मौजूद था। यह कूपर अस्पताल का मॉर्चरी अटेंडेंट है। इसने डॉक्टर्स को बताया यह तो हत्या का मामला है, आत्महत्या नहीं। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भैया सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भैया सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भैया सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। लेकिन सवाल यह है कि मॉर्चरी अटेंडेंट की बात को डॉक्टरों ने आखिर क्यों नजरअंदाज कर दिया? क्या कुछ छिपाने की कोशिश की गई? और वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है, मैं बात करने के बाद मेरे को जरा फीलिंग हो रहा है भाई ये ऐसा है, ऐसा है, तो उसको थोड़ा सा मेरा इसमें से मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन साहब बोले तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। लेकिन साहब बोले तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। मॉर्चरी अटेंडेंट पिछले 28 साल से यही काम कर रहा है। 50 से 60 हजार शव देख चुका है। ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा है कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूं। अब इस अटेंडेंट का मैं बयान आपको पूरा सुनवाऊंगा, क्या कह रहा है। लेकिन बड़ी बात जो इस अटेंडेंट ने कही, उससे बिग ब्रेकिंग न्यूज जो निकल कर आ रही है सुशांत के बॉडी से, उसकी मौत के बाद, वो ये अटेंडेंट ने पहली बार ये दावा किया ऐसे फांसी नहीं लगा सकता। यानी उसका कहना है कि अगर फ्रैक्चर था सुशांत के पैर में तो उसने फांसी कैसे लगा ली, क्योंकि उसका कहना है सुशांत का पैर टूटा हुआ था। कूपर अस्पताल के कर्मचारी का यह दावा है, और सुशांत के पैर में फ्रैक्चर था। वो कह रहा है कि अगर पैर में फ्रैक्चर था तो फांसी कैसे, ऐसे में फांसी नहीं लगा सकता। आइए अब आपको बताता हूं उसने सबसे पहले अपने बयान में किन बातों को कहा है। इसका नाम है रूप कुमार शाह। रूप कुमार शाह को आप देख रहे हैं। उसने कहा बॉडी देखने के बाद लगा ये आत्महत्या नहीं है, सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, हत्या है। उस वक्त
ही कहा था यह अलग केस है। इसने उस वक्त कहा यह बिल्कुल अलग मामला है। मॉर्चुरी अटेंडेंट रूप शाह ने कहा कि 28 साल से मैं यही काम कर रहा हूं और अब तक 50 से 60 हजार शव मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए सुशांत के शव को देखते ही एक नजर में मैंने सच बोल दिया। मैंने अपने साहब यानी डॉक्टर को भी यह बात बताई, लेकिन साहब ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और गले में मार्किंग के निशान सुइसाइड जैसे नहीं थे। कैसे मारा गया यह नहीं बता सकता, लेकिन सुइसाइड आत्महत्या वाला निशान नहीं था। हाथ में पैर में चोट के निशान थे और पैर में फ्रैक्चर के निशान भी थे सुशांत के। फ्रैक्चर के बाद आदमी फांसी नहीं लगा सकता, फिर सुइसाइड जैसे निशान भी नहीं मिलेंगे। यानी फ्रैक्चर अगर था तो वो फांसी नहीं लगा सकता, और फांसी नहीं लगा सकता तो फिर खुदकुशी कैसे। अब जरा सुनिए, पहली बार टीवी पर आप सुनने जा रहे हैं मॉर्चुरी अटेंडेंट रूप कुमार शाह को, सुनिए। खोलने के टाइम ही मालूम पड़ा कि भाई ये सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी है। तो हम बॉडी खोलने के बाद देखा तो थोड़ा अलग दिखा, क्योंकि सुसाइड और मतलब सुसाइड में और वो जो बॉडी देखने के बाद वो जो ये करते हैं हम लोग डिस्कस, उसमें हमारा थोड़ा बातचीत होने के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये सुसाइड है। मैं सर से बात करने गया, भाई सर ये जरा अलग केस दिख रहा है, क्योंकि मेरे को अभी 28 साल का मेरे को तजुर्बा ऐसा ही कि मैं 50-60 हजार बॉडी कर चुका हूँ, तो इस सब से मैं बात करने गया। तो साहब बोले अपन बाद में डिस्कस करिए, थोड़ा ऐसा इग्नोर किया। तो मेरे मतलब मैं जब बॉडी ऑब्जर्वेशन किया देखने के बाद, ये जो गले का मार्किंग जो रहता है हैंगिंग, यानी जो बोलते हैं सुसाइड के टाइम जो रैंक रहता है, वो सुसाइड के जैसा नहीं लग रहा था। और दूसरा मेरे को अलग अलग ढंग से मतलब पैर में, हाथ में, मतलब बॉडी में मार कैसा, अभी देखो अभी मारते वक्त तो उसको कुछ कैसे मारा है वो मैं बता नहीं सकता। वो मार लगेला अलग ढंग के था, हमने जब देखा तो वो फ्रैक्चर के माफिक था। तो आप सुन रहे थे अटेंडेंट को। एक और बहुत बड़ी बात कही उसने, कहा उसे अभी भी ऐसा शक और यकीन है कि फोटोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी नहीं हुई। फोटोग्राफी, बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है, फोटोग्राफी पता चलता है चोट के निशान थे। और उसने साथ ही साथ यह जोड़ा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच नहीं लिखा गया, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत से सच छिपाए गए। डॉक्टर को सच लिखना चाहिए था, यानी डॉक्टर्स ने कौन सा सच छिपाया इस दौरान। मुझे चुप रहने के लिए बोला गया कि खामोश रहो। ये सारी चीजें अटेंडेंट कह रहा है। कूपर अस्पताल के कर्मचारी का यह बड़ा दावा है। देखिए अगले बयान में वो क्या कह रहा है। उसका कहना है पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी नहीं हुई थी, जहां तक उसे याद है। उसने कहा मुझे लगता है केवल फोटोग्राफी हुई थी, और साहब को बोला तो बोले चुप रहो। साहब मतलब डॉक्टर को जब बोला, डॉक्टर ने कहा अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। शरीर में चोट के निशान थे, यह खुद अटेंडेंट कह रहा है। डॉक्टर को रिपोर्ट में यह बातें लिखनी चाहिए थी कि शरीर में चोट के निशान है, लेकिन डॉक्टर ने नहीं लिखा। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नहीं था कि उनके शव पर चोट के निशान थे। यह जो शख्स है अटेंडेंट, यह कटर है। कटर मतलब जब सबसे पहले पोस्टमार्टम हाउस में बॉडी आती है तो यही पूरी बॉडी को खोलता है, यानी फाड़ता है, काटता है। इसने कहा हम तो कटर हैं, हमारा काम है बॉडी खोलने का, दिखाने का काम है हमारा। पुलिस सीबीआई ने मेरा बयान दर्ज नहीं किया। सुशांत को न्याय मिले इसलिए मैंने ये बात कही है। फोटो देखने के बाद कोई भी कहेगा ये सुइसाइड नहीं, मर्डर है। सुनिए जरा आगे का बयान। रूप कुमार शाह क्या कुछ कह रहे हैं। जो रूप कुमार का बयान है वो चौंकाने वाला है, फिर से इस केस को खोलने वाला है जो पिछले 2 साल से बंद है लगभग। सुनिए जरा। मेरे हिसाब में तो सिर्फ फोटोग्राफी हो गई थी। मैं साहब से बात करने की कोशिश किया, भाई सर अपन थोड़ा वीडियो शूटिंग करेंगे, क्योंकि वो जो मार्किंग है वो क्लियरिटी आती थी। और वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है। मैं बात करने के बाद मेरे को जरा फीलिंग हो रहा है भाई ये ऐसा है, ऐसा है, तो उसको थोड़ा सा मेरा इसमें से मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन साहब बोले तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं कर रहा हूँ। बस वर्क ये डॉक्टर का है, और क्या लिखने का क्या नहीं, हमको सिर्फ काम करने का। हम कटर है, यानी खोलने का, बॉडी दिखाने का, बताने का, और क्या नहीं करने का वो डॉक्टर का काम है। पुलिस ने कभी आपका बयान दर्ज किया, पुलिस ने या सीबीआई? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता था।
तो कभी किसी ने संपर्क आया ही नहीं, किया ही नहीं। भी देखिए, मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि भाई ऐसा सुशांत सिंह का तेरा बात चालू है, तो मेरे को ऐसा ही लगा कि भाई अभी इसी वक्त ये बात बताना चाहिए कि भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। फोटो देखने के बाद कोई भी बताएगा भाई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर करने का कोशिश किया और मर्डर है। फोटो देखने के बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, सुशांत सिंह से जिस वक्त फोटो लिया गया, वीडियो शूटिंग तो बात की बात है, जब फोटो देखा उसी के ऊपर भी बात पकड़ के चलेंगे आप। मतलब अगर तकदीर से आपको देखने को मिलेगा तो आप भी बता सकेंगे भाई ये खुदकुशी नहीं, मर्डर है। बार बार अटेंडेंट एक ही बात दोहरा रहा है, ये खुदकुशी नहीं है, ये मर्डर है, ये सुइसाइड नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन आज क्यों बोल रहा है, आपके जहन में भी सवाल होगा। आज ये अटेंडेंट क्यों बोल रहा है 2 साल बाद, 14 जून 2020 के बाद आज क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसे अपनी जान का खतरा था, इसे डर है, इसके ऊपर हमला हो सकता है, इसे अपनी सुरक्षा की चिंता थी। बड़ी खबर आपको बता दें, इसने कहा डर सबको लगता है, खौफजदा है, जान को डर था, इसलिए अब तक चुप था, अब तक खामोश था। अब सोचिए कितने बड़े बड़े लोग क्या इसमें शामिल थे कि ये अटेंडेंट एक छोटा सा मामूली सा कर्मचारी कूपर अस्पताल का जो डर और खौफ में जी रहा था। सरकार मेरे परिवार की सुरक्षा करे। देखिए क्या कह रहा है अब ये, सच बताने के लिए सामने आया हूं। इसने आगे कहा, रिपब्लिक से बात करते हुए इसने कहा डर तो सबको लगता है, ये कह रहा है जान का डर था इसलिए मैं अब तक चुप था, खामोश था, लोगों को सच पता लगे इसलिए मैंने आज बयान दिया है। पहले वाली सरकार में मुझे डर लगता था, ऐसे में ऐसे बयान के बाद खतरा और बढ़ गया। सरकार मेरे परिवार की अब रक्षा करे, मैं चाहता हूं, और सीबीआई बुलाएगी तो मैं जाऊंगा अपना बयान दर्ज करने, मैं सच को सामने लाना चाहता हूं। आज इस अटेंडेंट का बयान क्यों महत्वपूर्ण है यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, पहले जरा सुनिए क्या कह रहा है। उसी वक्त से मैं डर था क्योंकि अभी मेरा रिटायरमेंट भी नजदीक आया था। अभी ये मैं अकेला नहीं बात कर सकता था, अकेला अभी इसलिए बात कर रहा हूं कि अभी जो पब्लिक को मालूम पड़ना चाहिए उसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। सरकार इसलिए बदली कि जो अभी बात चालू है वो बात के हिसाब से उसको न्याय मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है, उनका भी वही कहना है, वो हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। पर सिस्टम जो है वो सिस्टम के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे अभी भी डर लग रहा है। अभी मैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ कि अगर छोटी मुंह बड़ी बात रहती है, अभी वो बड़ी बात मैंने की है, तो सीएम साहब को मेरी इतनी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे जो अभी मैंने जो सिस्टम के खिलाफ जो मैंने आवाज उठाई उसको मेरी मतलब नजदीकी जान के और मेरे मतलब फैमिली की उन्होंने रक्षा करे। मैं एक सीधा हूँ, एक सच्चा आदमी हूँ और न्याय देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसके अंदर मेरी जान को कुछ इधर उधर हो गया तो एक अभी इतनी जान बड़ी बड़ी जान गई थी तो मेरी क्या जान की कीमत है, वही सबसे मैं अभी पैर उठाया हूँ। अटेंडेंट कह रहा है जब इतनी बड़ी बड़ी जान चली गई तो मेरी जान की कीमत क्या है। अटेंडेंट के बयान की अहमियत मैं आपको आज बताता हूं। जो सुशांत के फैंस हैं, जो सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है जैसे ही अटेंडेंट का बयान सामने आया, इसलिए यह अहमियत रखता है। अहमियत रखने के पीछे वजह यह है कि जब सीबीआई ने जांच शुरू की तब तक सुशांत की बॉडी का क्रिमेशन यानी अंतिम संस्कार हो चुका था, बहुत जल्दी अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक चीज, दूसरी चीज, कुछ नहीं बचा था सबूत के नाम पर। सबूत के नाम पर जो रिपोर्ट पोस्टमार्टम वो बची थी जिस पर सवाल उठा रहा है खुद अटेंडेंट। सबूत के नाम पर पुलिस के पास कुछ नहीं था क्योंकि पुलिस खुद सवालों के घेरे में थी, तभी सीबीआई ने जांच शुरू की। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है सीबीआई के लिए, इसलिए बड़ी चुनौती है इसे मर्डर साबित करना भी। आइए अब आपको बताते हैं कि सुशांत की मौत के बाद शक किन बातों पर था, कौन सी वो चीजें थी जो आपके दिमाग में शक पैदा कर रही थी। सुशांत का घर, सुशांत के घर के बाहर मैं खुद कई बार गया। पुलिस ने कहा कि सुशांत की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, पंखे से, लेकिन किसी ने भी बॉडी को लटके हुए आखिर क्यों नहीं देखा। किसी ने सुशांत की बॉडी को इस पंखे से झूलता हुआ नहीं देखा था। लाश को पंखे से किसने उतारा यह आज तक कोई नहीं बता पाया कि सुशांत की बॉडी अगर इस पंखे से लटकी हुई थी तो किसने नीचे उतारा, किसने पहली बार देखा दरवाजा खोलकर अंदर घुसते ही। फांसी लगाने के लिए स्टूल या कुर्सी की जरूरत होती है, लेकिन वहां ना स्टूल है कोई कमरे में, ना कुर्सी।
सुशांत के बेड पर कोई स्टूल या टेबल नहीं मिला। कहा गया बेड पर खड़े होकर फांसी लगा ली सुशांत ने और सुशांत किनारे से, बेड के किनारे से ही लटक गया कर। सुशांत के कमरे से कोई सुसाइड लेटर भी नहीं मिला। पुलिस शुरू से ही मामले को सुसाइड बताने में लगी हुई थी, ये खुदकुशी है। पुलिस ने पहले दिन घोषित कर दिया था ये खुदकुशी है। पुलिस ने मॉर्चुरी अटेंडेंट से बात क्यों नहीं की, जो आज सामने आकर बोल रहा है। मॉर्चुरी अटेंडेंट ही सबसे पहले बॉडी को खोलता है, क्योंकि वो कटर था, उसने खुद बताया सबसे पहले उसी ने बॉडी को देखा। बॉडी पैक होकर पहुंचती है पोस्टमार्टम के लिए तो सबसे पहले वही खोलता है। पंचनामा के बाद सबसे पहले लाश भी मॉर्चुरी अटेंडेंट देखता है। जांच में कई अहम सबूतों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगा है। कुछ सियासी नेताओं ने मामले को खुदकुशी बताया पहले दिन से। सुशांत के परिवार ने भी सुसाइड की थ्योरी को खारिज कर दिया। परिवार ने कहा था सुशांत कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सुशांत के पिता, जो पिछले दिनों रिपब्लिक से जिन्होंने बात की, के सिंह, वो भी आज तक इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब जरा उन्हें सुनिए एक बार। तो अभी सुशांत सिंह राजपूत का भी मामला पूरा तरीके से सलट नहीं पाया, जो आपके पुत्र थे, तो सीबीआई अभी जांच ही कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि उस मामले में भी जांच थोड़ा स्पीड बढ़ाना चाहिए? अब लगता है कि प्रगति होगी इस लाइन में, क्योंकि पहले सरकार दूसरी थी, इस सरकार में उसको सहूलियत होगी जांच में, और अब लगता है कि जांच सही दिशा में ही जाएगी और सही चीज निकल के आएगा सामने। तो आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया था या मर्डर किया? देखिए, हमारा बच्चा सुसाइड तो नहीं कर सकता था, इसलिए कि वो उस तरह का बुजदिल था नहीं। वो हिम्मत वाला था, तेज तर्रार था, समझदार था, इसलिए सुसाइड करेगा इस पर तो हमको यकीन नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सुसाइड नहीं किए थे? कैसे, आप जब गए थे डेड बॉडी जब वहाँ मिल? का नेचर होता है, नेचर उसके साथ तो ऐसा कुछ था नहीं जो वो सुसाइड करता, और बुजदिल था भी नहीं, न कमजोर दिल का था। वो तो ब्रिलियंट के साथ साथ समझदार भी था और हिम्मत वाला था। कैसे हम समझे, हम बच्चे से उसको देख रहे हैं, पाले पोसे हम हैं, हमको न पता है कि वो कितना बोल्ड आदमी था। लेकिन ऐसा अगर वो लोग बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है, और अगर सही में SIT जांच करे और सीबीआई उसका इंक्वायरी जो कर रहा है पहले से, सही चीज निकाल देगा। पूरा महाराष्ट्र पुलिस ये करार दिया कि वो तो सुसाइड था, सब लोग कह दिए सुसाइड था। सरकार की बात पुलिस बोलती थी, जो सरकार बोलता था वही पुलिस वहाँ की बोलती थी, और सरकार के जो घर के आदमी थे, जो चीफ मिनिस्टर था उद्धव ठाकरे जी, उसका बेटा आदित्य ठाकरे जी, इन लोगों का लगता है कि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है। और आपको बताऊं, इस वक्त आप सोशल मीडिया देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, सुशांत सिंह राजपूत, हैशटैग सुशांत सिंह राजपूत टॉप ट्रेंड में। सबसे ज्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं देखिए जरा। लोग लिख रहे हैं, लाखू सिंह भाटी ने लिखा सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, सुशांत का मर्डर हुआ है। साहिल ने लिखा 2.5 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा है। रमन प्रसाद लिख रहे हैं, पूरे कूपर अस्पताल को सील कर देना चाहिए, डॉक्टरों से पूछताछ होनी चाहिए। प्रदीप अग्रवाल ने लिखा, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कहां है केस की जांच करने वाली सीबीआई की 2 टीमें। प्रदीप अग्रवाल आगे लिख रहे हैं, सीबीआई को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। प्रिया राज ने लिखा, बेपर्दा हुए राज, अब सुशांत को मिलेगा इंसाफ। टिकेंद्र सिंह ने लिखा, अब तो सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने, वो अटेंडेंट है, कह दिया है कि ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथ और पैर टूटे हुए थे। प्रिकर्मा ने लिखा, सुशांत की आत्मा उसके हत्यारों को छोड़ेगी नहीं, सीबीआई समय पर इस केस को सुलझाएगी। शशांक पांडे ने लिखा है, एक बार फिर सुशांत की मौत पर अस्पताल के मॉर्चुरी स्टाफ ने नया दावा किया है। अब देखना यह है कि इसमें कितनी सच्चाई है, अगर सच है तो मामला दबाया क्यों गया। जगनदास ने लिखा, सुशांत केस की फिर से जांच हो। ये लोग बात कर रहे हैं इस वक्त, यानी आज भी लोग सुशांत को भूले नहीं है, उतना ही लगाव है और उतनी ही इंसाफ की उम्मीद भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं आज की, उससे पहले आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने क्या कुछ कहा इस बड़े खुलासे के बाद। क्योंकि सीबीआई को, हमको नहीं विश्वास है सीबीआई को पर कोई दबाव हो सकता है। अगर स्टेट पुलिस पे दबाव अगर उस समय था भी,
तो वो तो स्टेट पुलिस तो उस समय एक डिफरेंट गवर्नमेंट के डिस्पेंसेशन में थी। आज के दिन में ना स्टेट पुलिस पे कोई दबाव कोई कह सकता है, ना सीबीआई पे दबाव कह सकता है। इसलिए जब ये आदमी सामने आया है तो इसकी छानबीन होनी चाहिए और सारी बात जो है इसका एग्जामिन होना चाहिए। सिस्टर्स ने जो फोटोग्राफ लिया था बॉडी का, उस फोटोग्राफ को सीबीआई को एग्जामिन करना चाहिए और जो जिसने वो किया था, ऑटोप्सी किया था, उसको भी एग्जामिन करना चाहिए फिर से कि अल्टीमेटली दोबारा कोई जरूरत है कि नहीं फोरेंसिक टीम बनाने की, या उसी फोरेंसिक टीम जो आदमी खुद कह रहा है कि 200% स्ट्रैंगुलेशन है, वही बात में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं सीबीआई को इसको इस सब चीज को देखना चाहिए कि भाई ये सारी बातें को दोबारा से रिव्यू करके इस चीज को पूरे अंजाम तक ले जाए। और सब लोग चाहता है कि अल्टीमेटली इसको जल्दी से जल्दी इस मामले का खुलासा हो, लोग को पता चले कि किसने मारा, किस हालात में मारा। तो विकास सिंह भी कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील थे, तो सभी को उम्मीद है सुशांत को न्याय जल्द मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है और हिला देने वाली खबर है। भारत में चीन वाला कोरोना आ गया है। यह खबर सभी को डराने वाली है। जो चीन से फ्लाइट्स आ रही हैं, भारत में लैंड कर रही हैं, दिल्ली में लैंड कर रही हैं, साउथ इंडिया में लैंड कर रही हैं, ये फ्लाइट्स में पैसेंजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। जो पैसेंजर एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं उनमें चीन से आने वाले पैसेंजर भी हैं, वो लोग भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अगर चीन वाला कोरोना भारत आ गया है तो लोगों के जहन में एक तस्वीर कौन रही है? चीन में इस कोरोना ने लाशों के ढेर लगा दिए। जहां तक नजर जाएगी आपको लाश ही लाश नजर आ रही है। तो क्या भारत के लिए भी कोई खतरा हो सकता है अगर ये चीनी कोरोना भारत आ जाए? क्योंकि भारत ने कोरोना का वो दर्दनाक वक्त, वो मंजर देखा है। क्या हमें सतर्क रहने की जरूरत है? डॉक्टर से जानेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। कोरोना का जो वायरस चीन में कोहराम मचा रहा है, अस्पतालों से लेकर शमशानों तक जिसने लाशें बिछा दी, अब वो वायरस हिंदुस्तान में अपनी दस्तक बढ़ा रहा है। मौत का चीनी वायरस भारत में घुस चुका है। आगरा में चीन से आए मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश के कई शहरों में चीन से आए मरीज कोरोना संक्रमित मिले। क्या भारत आए कोरोना पॉजिटिव मरीज उसी BF7 वायरस से संक्रमित भी हैं? तो आपके दिमाग में सवाल होगा, क्या चीनी वायरस भारत आ गया है? तो आपको बताता हूं सबसे पहले कि कौन आया है चीन से भारत और इस वक्त स्थिति क्या है। अगर ये चीनी वायरस भारत आ गया तो फिर क्या हालात होंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि चीन से जो फ्लाइट्स आ रही हैं इस तरह की, 23 दिसंबर को चीन से दिल्ली एक शख्स आया। 23 दिसंबर को चीन से आया। इस शख्स की उम्र बताई जा रही है 40 साल और 25 दिसंबर को शख्स ने कोरोना की जांच कराई। 25 तारीख को जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव मिला है। यह शख्स कोरोना मरीज को घर में फिलहाल क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। पता चले लखनऊ में सैंपल भेजे गए कि इसमें वही चीन वाला कोरोना है क्या, उसी चीन वाले कोरोना से ही पॉजिटिव है यह शख्स क्या। अब भारत आ गया तो संक्रमित शख्स की पत्नी और बच्चे की भी जांच कराई गई है। शख्स के संपर्क में आने वाले 27 लोगों की जांच हुई है, जिनसे मिला, जिनके साथ आया, जिनसे हाथ मिलाया, ऐसे 27 लोग हैं। दिल्ली से आगरा लाने वाले टैक्सी ड्राइवर की तलाश है। टैक्सी ड्राइवर नहीं मिला। अब ये टैक्सी ड्राइवर में संक्रमण तो नहीं आया, ये टैक्सी ड्राइवर तो 10 लोगों से नहीं मिला। आगरा में स्टेशन बस स्टैंड पर कोरोना की जांच हो रही है। ताजमहल देखने वालों को कोविड टेस्ट कराने को कहा गया है। आगरा आने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री भी देखी जा रही है। होटल रेस्टोरेंट पर प्रशासन से लगातार संपर्क हो रहा है। यह स्थिति है। लेकिन आइए, अब आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि अगर चीनी कोरोना भारत आ गया तो फिर होगा क्या? क्या ये डर की बात है? क्योंकि जो तस्वीरें हम चीन से देख रहे हैं वो रूह कपा देने वाली है। लाशों का ढेर लगा हुआ है, शमशान में जगह नहीं। तो क्या हमें भी चिंता करने की जरूरत है? देश के 3 बड़े डॉक्टर्स से सुनिए, वो बता रहे हैं चीनी वायरस अगर भारत आ गया है तो क्या करना। भारत में चीन का कोरोना वायरस वेरिएंट BF7 आ गया है और ये BF7 कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी BF7 वेरिएंट के केसेस सब माइल्ड हुए हैं।
और BF7 के कई महीनों से केसेस पाए जा रहे हैं उसके वेरिएंट के, इसलिए यहाँ हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। कोविड के केसेस सडनली चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, जापान में और विश्व के अन्य देशों में बढ़ने लगे हैं। कहीं न कहीं एक खतरा है हम सबके लिए, भारत उससे अछूता नहीं है। जैसे पहले भी हमने देखा था कि जब भी कहीं विश्व में किसी अन्य देश में केसेस बढ़ते थे, उसके एक आध महीने बाद ही भारत में नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते थे, बिकॉज ये ऐसी बीमारी है जिसको एयरपोर्ट से या किसी पोर्ट से हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए भारत में खतरा मंडराने खतरा बहुत बड़ा है, आ गया है। इसमें सरकार भी चेत गई है, सरकार ने मीटिंग स्टार्ट कर दी है और कहीं न कहीं हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत स्ट्रिक्टली लेने चाहिए। चीन वाला कोरोना का वेरिएंट भारत में आ गया है, ये तो सभी को मालूम है, लेकिन इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम ज्यादातर भारतीयों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है और ज्यादातर भारतीय लोग कोविड का ग्रसित हो चुके हैं, जिससे उनकी नेचुरल इम्यूनिटी भी बन चुकी है। इस वजह से इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज भी वही है जो पहले कोविड के मरीजों का होता था, वही इलाज अभी भी इसका है। इसके लिए सावधानी रखनी है। जिन लोगों के वैक्सीन लगी हुई है बहुत अच्छी बात है, जिनके बूस्टर नहीं लगे हुए हैं वो अपना बूस्टर लगवाएं ताकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। ये अगर कोरोना भारत आ गया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन इसी कोरोना ने चीन में जो हाल किया है वो देखिए। ये एक तस्वीर, नई तस्वीर जो आई है, अस्पताल देखिए भरे हुए हैं। रोज इस तरह की तस्वीर चीन से सामने आ रही है। बेड्स नहीं है, जगह नहीं है, पूरे अस्पताल खचाखच भरे। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। जमीन पर भी लोगों ने अपना इलाज करा रहे हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं। अब ये देखिए जरा पार्थिव शरीर, बॉडीज मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से वहां तक लाइन है, सैकड़ों शरीर है, सैकड़ों शव आपको नजर आएंगे। लाइन से देखते जाइए। स्ट्रेचर पर है, किसी ने जमीन पर रख रखी है बॉडी, ये देख रहे हैं। दूसरी बॉडी आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक ये लाइन लगी हुई है। ये इसी चीनी वायरस की बात हो रही है जो भारत आ गया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं सावधान रहिए, एहतियात बरतिए। ये आप देख रहे हैं, खत्म नहीं होने वाली तस्वीर है। कैमरा आगे बढ़ता जा रहा है और एक के पीछे एक शव लाइन से रखे हुए हैं। ये पहुंचे हैं अंतिम संस्कार के लिए। ये देख रहे हैं तस्वीरें, अभी भी खत्म नहीं हो रही है तस्वीर, और पीछे तक नजर दौड़ाएंगे तो ये इसी तरह से लंबी कतार लगी हुई है। ये इतना खतरनाक वायरस है। अब इस वायरस के बारे में आपको बताऊं, आप सोचिए कितना खतरनाक वायरस है, कैसे पैदा हुआ ये वायरस, इसका जन्म कैसे हुआ है इस वायरस का, ये आपको बताता हूं। देखिए, ये वायरस पैदा हुआ ओमिक्रॉन से। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट था कोरोना वायरस का जो चीन से निकला, उसका वेरिएंट ओमिक्रॉन था। ओमिक्रॉन से दो सब वेरिएंट निकले, BA1 और BA2। उसके बाद आगे BA2 से 4 और सब वेरिएंट निकल आए। आप देख रहे हैं BA2275, BJ1, BA4 और BA5। अब इसके आगे देखिए कि BA275 से एक निकला, BA2752। उसके बाद BJ1 से एक सब वेरिएंट निकला और BA4 से एक निकला। लेकिन BA5 आखिरी में, सबसे आखिरी में जो आपको कोरोना दिख रहा है, उससे निकला है BF7। यह है BF7 जो चीन में तबाही मचा रहा है। यही BF7 भारत में भी आ चुका है। तो आइए मैं आपको बताऊं ये कितना खतरनाक है, ये वायरस खतरनाक कितना है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। संक्रमित शख्स जो है ये भारत आ गया है, तो अगर एक शख्स संक्रमित है तो ये 18 लोगों को और इंफेक्शन दे देगा। चीन में हर दिन करोड़ों नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। BF7 वेरिएंट भारत समेत दुनिया के 91 देशों में फैल चुका है। लक्षण इसके क्या है? बुखार, गले में खराश, नाक बहना और खांसी। कुछ मरीजों में दस्त, उल्टी समेत पेट में की समस्याएं भी हो रही हैं। अगर ऐसे लक्षण किसी में है तो तुरंत जांच करवाएं। वायरस से बचने के लिए आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। परिवार में इस तरह के जिन्हें लक्षण है उन्हें अलग कमरे में रखें। BF7 के साथ ही अब नया खतरा भी मंडरा रहा है। नया खतरा है, एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं BF7 भी म्यूटेट हो सकता है। यानी BF7 जो ये चीनी वायरस है भारत आ गया है, ये भी बदल सकता है। और ये म्यूटेशन कैसा होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता है। हो सकता है ये म्यूटेशन और ज्यादा खतरनाक हो, यानी बदलाव के बाद ये और ज्यादा खतरनाक हो जाए। लेकिन इससे बचेंगे कैसे, बचने के उपाय और तरीके क्या हैं, वो आपको बताता हूं। उसके बाद डॉक्टर से बात करेंगे बचने के तरीके क्या है। बाहर जाएं तो मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। अगर किसी बीमारी से ग्रसित है कोई तो इस बात का ध्यान रखें। 60 साल से ज्यादा उम्र है तो सतर्कता बहुत जरूरी है। सीने में लगातार दर्द महसूस हो रहा है तो जांच जरूर कराएं। थकान महसूस हो तो फौरन डॉक्टर्स के पास जाएं।
और 100 डिग्री से ज्यादा बुखार है तो जांच करवाएं आप, और ऑक्सीजन लेवल 93% से नीचे जा रहा है तो भी जांच की जरूरत है। जांच कराने के बाद तुरंत आइसोलेशन में चले जाएं और इससे आपके परिवार को कोरोना का खतरा कम होगा। घर में बने अलग कमरे में खुद को आइसोलेट कर सकते हैं। कमरे में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मरीज को लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल, हार्ट रेट हर घंटे चेक करें। जिसको ये सिम्टम्स हैं, असहज महसूस होने पर डॉक्टर्स को फौरन बताएं। डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा लेनी चाहिए आपको। ये सारी चीज। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि विदेश से जो नागरिक आए उसमें से 10 नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर, विदेश से आए 10 नागरिकों में कोरोना मिला है, यानी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता है गया एयरपोर्ट पर बैंकॉक के 3 यात्री पॉजिटिव हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 यात्रियों में कोरोना पाया गया है। ये सारे यात्री विदेश से आए। कोलकाता एयरपोर्ट पर भी 2 मरीज मिले हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में सवाल होगा, आपने कोवैक्सीन लगवाई है, कोविशील्ड लगवाई है। भारत में ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन ली है, पहला डोज, दूसरा डोज, बूस्टर डोज लिया है। ये वैक्सीन आपने कोवैक्सीन और कोविशील्ड ली है, तो क्या ये BF7 पर असरदार होगा? डॉक्टर से सुनिए। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं, इनके साथ खासतौर से देखा गया है कि ये ओमिक्रॉन के ऊपर भी काफी अच्छा असर डालती हैं, कारगर हैं उसके अगेंस्ट भी। क्योंकि जो कोवैक्सीन के साथ स्टडी करी गई उसमें लगभग 90% तक और कोविशील्ड में भी 70% तक कारगरता देखी गई ओमिक्रॉन से। और अभी जो हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं BF.7, ये भी ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, यानी कि जो ओमिक्रॉन का ही BA.5 है उसमें से बना हुआ जो वेरिएंट है जिसे हम BF.7 बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि जब ओमिक्रॉन के ऊपर ये वैक्सीन अच्छा काम कर रही हैं तो इस स्थिति में BF.7 के ऊपर भी ये अच्छा काम करेंगे। चाहे आप कोविशील्ड लो या फिर कोवैक्सीन लो, कुछ भी लो, लेकिन एटलीस्ट वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। अपने आप को अगर आप हेल्दी रखते हो तो आप अपने अलावा 15 लोगों को हेल्दी रखोगे, बिकॉज इसकी जो पोटेंशियलिटी है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी जिसको कहीं के कंटेमिनेट कर सकता है, कांटेक्ट में आ सकता है। सो इसकी वायलेंस बहुत हाई है। आपको बूस्टर डोजेस लेने चाहिए। अपने फैमिली को, अपने नेबरहुड को, अपनी कंट्री को, हम लोगों को सेफ रखना है। लेकिन एक सबसे परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात यह है कि विदेशों से हर रोज फ्लाइट्स आ रही हैं, सैकड़ों फ्लाइट्स आ रही हैं विदेशों से। चीन से भी आ रही है, अमेरिका से भी आ रही है, जापान से भी आ रही है। वो देश हैं जो सबसे ज्यादा संक्रमण से ग्रसित है। अब यहां से फ्लाइट आ रही है, पैसेंजर भी आ रहे हैं जो पॉजिटिव भी निकल रहे हैं। इसलिए सरकार ने तैयारी कर ली है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल, कल मॉक ड्रिल होने वाली है। कोरोना पर अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी को परखा जाएगा। कोरोना से लड़ाई में हर स्तर पर तैयारी हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारी की जांच की जाएगी। अब आपको बताते हैं सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है, कैसे निपटा जाए। जो खतरा सामने दिखाई दे रहा है, इससे निपटने का तरीका यह है कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने IMA के डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की है और यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ राज्यों के साथ भी स्वास्थ्य मंत्री लगातार संपर्क में है। मंडाविया ने नए साल और त्योहारों पर अलर्ट जारी किया। क्रिसमस निकल गया, नया साल आ रहा। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन पर ध्यान देने को कहा गया है और मास्क लगाना, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र ने जिलेवार निगरानी और रिपोर्ट देने को कहा है राज्यों से। कल देश भर में कोरोना को लेकर एक बड़ी मॉक ड्रिल होनी है। ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति देखी जाएगी। इस दौरान ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सपोर्ट, इन सबको परखा जाना है। केंद्र ने मानव संसाधन भी सुनिश्चित करने को कहा है। वेंटिलेटर को लेकर राज्यों को आगाह कर दिया गया है। अस्पतालों की वास्तविक स्थिति का आकलन होगा। RT-PCR, रैपिड एंटीजन किट पर भी फोकस किया जाएगा। जांच के लिए पर्याप्त व्यवस्था के लिए कह दिया गया है राज्यों से। विदेशों से आने वालों का RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया। चीन, जापान समेत 5 देशों पर नियम लागू हैं। विदेश से आने वालों की
2% रैंडम जांच के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना लक्षण होने पर क्वारंटीन करने के भी निर्देश हैं। केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को भी चिट्ठी लिख दी गई है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर बड़ी चीज यह है कि किन राज्यों ने क्या बड़ा कदम उठाया है। देखिए जरा, सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर देश भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर रैंडम कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। यानी स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि जो लोग भी फ्लाइट से आ रहे हैं उनमें लोगों को एक एक करके लोगों से जांच की जा रही है। किसी को भी वहां जाकर औचक तरीके से जांच की जा रही है। अब देखिए राज्यों ने क्या कदम उठाए हैं। अलग अलग राज्यों ने, कर्नाटक ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। अगर आप सिनेमा देखने जा रहे हैं मास्क जरूरी है। कर्नाटक में स्कूल में मास्क जरूरी कर दिए गए हैं। पब में मास्क अनिवार्य हो गया है। रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो मास्क लगाना होगा। बार जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ही जाना होगा। न्यू ईयर पार्टी को लेकर भी कर्नाटक ने गाइडलाइन जारी कर दी है। रात 1 बजे तक ही न्यू ईयर पार्टी होगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क अनिवार्य कर दिया गया। आम लोगों को भी मास्क की सलाह दी गई है। और माघ मेले को लेकर भी कोरोना पर अलर्ट जारी किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। मेले में जांच, सैंपलिंग और वैक्सीनेशन की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में भीड़ वाले स्थानों पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया। सर्दी, जुकाम, बुखार पर आरटीपीसीआर टेस्ट कराइए। डीएम और सीएमओ को दिशा निर्देश जारी किए गए। कोविड पर जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ये सारी तैयारियां राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर कर ली हैं, लेकिन सावधानी बरतनी सबसे ज्यादा जरूरी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि देश को, सेना को और पीएम मोदी को 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। 3 मोर्चे कौन से, मैं आपको बताऊंगा। भारतीय सेना के सामने क्या चुनौती है। सेना के सामने अलग अलग चुनौती है और जानकार कहते हैं 2.5 मोर्चों पर चुनौती है, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 मोर्चों पर चुनौती है, 2.5 नहीं। अब ये 3 मोर्चे कौन से हैं, अगली तस्वीर दिखाई। पहला मोर्चा है चीन, जिनपिंग और उनकी सेना। पहला मोर्चा है भारतीय सेना की चुनौती का। दूसरा मोर्चा दिखाई। दूसरा मोर्चा है पाकिस्तान। पाकिस्तान और उनकी सेना। भारत के लिए दूसरे मोर्चे की लड़ाई है। ये 2 मोर्चे हो गए। अब आधा मोर्चा यानी 2.5 मोर्चा कौन सा है, अगली तस्वीर दिखाइए। अगला मोर्चा है आतंकी। इसे 2.5 मोर्चा, आधा मोर्चा गिनते हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। तो चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया और आतंकवाद हो गया। ये 2.5 मोर्चा है। अभी आधा मोर्चा और बचा है जो 3 करता है। अगली तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी, कांग्रेस और राहुल गांधी से भी लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसलिए 3 मोर्चों पर मोदी की लड़ाई है। क्योंकि राहुल गांधी देश की एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता जो कह रहे हैं भारत जोड़ने की बात, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सेना कमजोर है, अगर चीन पाकिस्तान मिल गए तो हमें नुकसान होगा। आखिर कौन देश का शख्स यह कह सकता है कि हम कमजोर हैं और हमें नुकसान होगा। लेकिन राहुल कुछ भी कह सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं 2.5 मोर्चे की लड़ाई नहीं, 3 मोर्चे की लड़ाई। सुनिए जरा। तबीयत से कुटाई के बाद पूरे देश में जश्न और खुशी है। तवांग में चीन को किस तरह भारत की सेना ने खदेड़ा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन चीन की तरफ से बैटिंग करते करते राहुल गांधी कब ये भूल गए और देश की सेना को कमजोर और चीन और पाकिस्तान से लड़ने पर भारत का नुकसान होगा, यहां तक बोल गए। राहुल देश की सेना को जानबूझकर कमजोर रखते हैं। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा, तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वनरेबल। लेकिन सवाल यह है, जब जब चीन कुटता है राहुल गांधी परेशान हो जाते हैं। मोदी विरोध में राहुल देश विरोध से सेना विरोध तक कब पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। आखिर राहुल की ज़हनियत ऐसी क्यों हो गई, कभी सोचा आपने? उसके पीछे वजह बताते हैं। उनके साथ कौन चल रहा है?
उनके साथ टुकड़े टुकड़े गैंग की पूरी मंडली है। उनके भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर उनके साथ चल रही थी। इतना लगाव आखिर टुकड़े गैंग से राहुल गांधी को क्यों है? उसी ज़हनियत की वजह से शब्द निकलते हैं कि अगली तस्वीर दिखाई, उनकी पार्टी में कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग के एक और सदस्य अब तो पार्टी में भी है, चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब आपको देखिए कि कैसे तवांग के जब खबर सामने आई तो पूरा एक गैंग जो इंतजार कर रहा था मोदी विरोध में सेना पर प्रहार करने लगा, पूरा गैंग तैयार बैठा था। वो गैंग क्या कह रहा था देखिए जरा, वो गैंग क्या कह रहा था। सबसे पहले राहुल गांधी से शुरू करते हैं। चीन का जो खतरा है सरकार उसे छिपा रही है। एलएसी पर चीन की आक्रामक तैयारी चल रही है और लेकिन हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये राहुल गांधी कह रहे थे। हमारी सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है। चीन सिर्फ घुसपैठ नहीं की बल्कि युद्ध की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष उसी ब्रिगेड में शामिल हो गए। सरकार मूक दर्शक बनकर रह गई है। लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी हो रही है। चीन ने डेप्सोंग में भी घुसपैठ की कोशिश की थी। सब एक साथ खड़े हो गए, मोदी विरोध में सेना पर हमला करने लगे। एलएसी पर चीन गांव बसा रहा है। सोचिए, सेना के रहते संभव है? डेप्सोंग में चीन की सेना बैठी हुई है। इनको सेना से ज्यादा पता है। सेना मजबूत है लेकिन सरकार कमजोर है। सरकार चीन मसले पर सब कुछ छिपा रही है। मनीष तिवारी, भारत चीन के बीच अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है, उस पर संसद में एक बार फिर चर्चा नहीं हुई। हमारे जाबाज सिपाही चीन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, मगर चीन सरहद पर क्यों तनाव बढ़ा रहा है, इस पर संसद में व्यापक चर्चा की जरूरत है। महबूबा कह रही है हमारे सैनिकों को पीटा जाता है और उन्हें जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं है। यह एक दुखद स्थिति है। लद्दाख सहित कुछ हिस्सों पर चीन के कब्जे का दावा है। पूरी बटालियन एक्टिव हो जाती है इस एक्शन के बाद। अखिलेश ने लिखा, चीन से हमेशा खतरा रहेगा और चीन न केवल हमारी सीमाओं को कम कर रहा है, चीन उस पर कब्जा भी कर रहा है। इसके साथ वो बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। दो तरह का खतरा है, एक सीमा पर, दूसरा बाजार में है। अशोक गहलोत ने लिखा, संकट ये नहीं है कि सीमा पर युद्ध होने वाला है, बल्कि सवाल यह है कि देश किस दिशा में जा रहा है। यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब आप सोचिए कैसे राहुल गांधी समेत उनके आसपास के विरोधी और विपक्षी नेता मोदी विरोध के बहाने सेना से सवाल पूछने लगते हैं। सेना के ताकत, सेना के कौशल पर, हौसले और जज्बे पर सवाल उठाते हैं। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स को जो बताएंगे राहुल गांधी कह रहे हैं सेना कमजोर है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। खासकर नई सरकार के आने के बाद बड़ी इजाफा किया है अपनी सैन्य शक्ति में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। हमारी एयरफोर्स में रफाल जो नहीं आ रहे थे वो आ गए हैं, S-400 प्रक्षेपास्त्र आ गए हैं। हमने अपनी अग्नि 5 का परीक्षण किया है, एनहांस्ड रेंज जो कि 7500 किलोमीटर की रेंज की है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लास में है और वो बीजिंग को दुनिया के नक्शे से उड़ा सकता है। तो ताकत तो भारत की काफ़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्यों और कैसे भारत कमज़ोर लग रहा है। यदि पाकिस्तान और चीन ने एक समय पे भारत पर हमला किया तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना पूरी सक्षम और सार्थक है ऐसे हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ऐसे युद्ध की तैयारी पिछले कई सालों से चल रही है। भारत पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान और चीन को एक करारा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। राहुल गांधी का ये बयान कि भारत के साथ यदि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ आक्रमण करें तो भारत के लिए कैसा रहेगा, भारत के लिए मनोबल सेना का गिराने के बाद, ये राजनीतिक रूप से इमेच्योर बयान है। इस तरह से इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ये हार्ड फैक्ट है और ये बात जो है, जो डिफेंस की समझ रखते हैं, जो फॉरेन अफेयर्स की समझ रखते हैं, वो जानते हैं कि भारत की सेना मजबूत सेना है। भारत की सेना अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम सेना है। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं,
क्योंकि राहुल गांधी कई हजार किलोमीटर चलने के बाद उन्हें लग रहा है वो 24 में मोदी से लड़ लेंगे, 24 में मोदी को हरा देंगे, कोई भी मुगालता पाल सकते हैं, यह भी उनका एक हंसी मुगालता है। तो उन्हें लग रहा है कि अब मोदी को हरा देंगे 24 में, इसलिए कुछ भी हमले करो, जनता उनकी बात को स्वीकार कर लेगी, मान लेगी राहुल गांधी सही कह रहे हैं, चाहे वो सेना पर ही हमला क्यों ना हो। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उन्हें लग रहा है कि मोदी को 24 में शिकस्त दे पाएंगे आराम से। क्या ऐसा हो पाएगा? इसकी एक नजीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जहां जहां से राहुल गांधी ने पिछले दिनों राहुल गांधी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, सोशल मीडिया पर दिखाया गया बहुत भीड़ है, बहुत लोग आए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में न विधानसभा में एक भी सीट है, न लोकसभा में एक भी सीट है उनके पास, और एमसीडी में भी 10 सीटें नहीं है। और ऐसी जगह भीड़ का क्या मतलब और क्या मायने जहां जीरो हो आपके पास। अब देखिए जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकली है वहां की स्थिति देखिए। तमिलनाडु से गुजरे, 38 में से 8 सीट तमिलनाडु में, केरल में स्थिति बेहतर है, 20 में से 15 सीट। ऊपर चलिए जरा, कर्नाटक में 28 में 1 सीट उनके पास है, और ऊपर चलिए आंध्र प्रदेश में 25 में 0 है उनके पास और मोदी से लड़ेंगे। तेलंगाना में 17 में से 3 सीटें हैं, और महाराष्ट्र में 48 में 1 सीट, मध्य प्रदेश में 29 में 1, लेकिन मोदी से लड़ेंगे। उन्हें लगा इस यात्रा के दौरान अब मोदी से जीतने की स्थिति में आ गए। राजस्थान में 25 में 0, और हरियाणा में 10 में 0, उत्तर प्रदेश में 80 में 1 सीट है उनके पास, दिल्ली में 7 में से 0, पंजाब में 13 में से 8, यह हालत है। हिमाचल में 4 में से 0। अब देखिए कितनी जगह 0 है, आंध्रा में 0, राजस्थान में 0, हरियाणा में 0, दिल्ली में 0, जम्मू कश्मीर में अंडा। इतनी मेहनत के बाद हालत यह है रिपोर्ट कार्ड की, लेकिन मोदी से लड़ने की बात कर रहे हैं। अब आपको उसकी एक नजीर दिखाता हूं। गुजरात में बुरी तरह से हार गए, बुरी तरह से शिकस्त हो गई, लेकिन गुजरात गए नहीं। और गुजरात हारने के बाद कह क्या रहे हैं? गुजरात हारने के बाद कह रहे हैं वैसे तो गुजरात जीत जाता, लेकिन केजरीवाल लड़ गए इसलिए हार गए। सुनिए जरा। And frankly, if in Gujarat the AAP hadn't been put up as a proxy and hadn't been used to target the Congress party, we would probably beaten the BJP there as well. And frankly, if in Gujarat the AAP hadn't been put up as a proxy and hadn't been used to target the Congress party, we would probably beaten the BJP there as well. खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। तुनिशा, श्रद्धा और मौत वाली बेवफाई। यह सवाल इसलिए क्योंकि यह खबर निकल कर आई कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या की, उसके बाद शिजान ने तुनिशा के साथ ब्रेकअप किया। अगली तस्वीर दिखाइए। तुनिशा का कल अंतिम संस्कार होना है 27 तारीख को। यह आप देख रहे हैं तुनिशा की बॉडी जो उनके परिवार वालों को सौंपी जा चुकी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद। लेकिन कैसे, आखिर क्या दोनों में ताल्लुक है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। शिजान ने पुलिस पूछताछ में यह बात कही है। श्रद्धा की फोटो आप देख रहे हैं और तुनिशा की, दोनों में वैसे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन शिजान ने कनेक्शन जोड़ दिया है। शिजान का कहना है श्रद्धा आफ्ताब केस के बाद ब्रेकअप किया मैंने। पूछताछ, पुलिस से पूछताछ में शिजान ने यह खुलासा किया है श्रद्धा मर्डर केस के बाद वो काफी टेंशन में चल रहा था। तुनिशा के साथ रिश्ते का भविष्य उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। शिजान ने कहा कि वो एक मुस्लिम लड़का है। तुनिशा को कहा कि तुम एक हिंदू लड़की हो। धर्म का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया शिजान ने। शिजान ने उम्र का भी हवाला दिया और तुनिशा ने कहा तुम मुझसे बहुत छोटी हो। तुनिशा से शिजान ने कहा, शिजान 28 साल का है और तुनिशा 20 साल की है। 8 साल का उम्र में फर्क था। 6 महीने से दोनों रिश्ते में थे। 15 दिन पहले तुनिशा से ब्रेकअप किया शिजान ने। ब्रेकअप से तुनिशा बहुत टूट गई थी और जो शिजान का अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बार बार शिजान को मनाने की कोशिश कर रही थी। दुखी होकर उसने पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। शिजान ने एक बार तुनिशा को बचाने का दावा भी किया है। पुलिस शिजान के बयान की जांच कर रही है फिलहाल और बार बार बयान शिजान बदल रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। तुनिशा की मां शिजान पर आरोप लगा रही हैं, क्या कुछ कह रही हैं। बेशक अपनी बेटी को खोया है, एक गंभीर दर्द से गुजर रही हैं। सुनिए जरा तुनिशा की मां को।
कि शिजान ने टुनीशा को धोखा दिया, उसके साथ पहले रिलेशनशिप बनाया, शादी का वादा करके फिर उसने टुनीशा से ब्रेकअप किया और उसका पहले किसी लड़की के साथ इन्वॉल्वमेंट थी, उसके बावजूद भी टुनीशा को उसने इन्वॉल्व रखा अपने साथ, 3-4 महीने उसको यूज़ किया। बस मैं इतना कहना चाह रही हूँ कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए, शिजान को नहीं छोड़ना, मेरा बच्चा गया है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आखिरी में, यानी जब तुनिशा ने खुदकुशी की उससे कुछ वक्त पहले शिजान उसके साथ था, यानी लंच जब दोनों कर रहे थे एक साथ मेकअप रूम में, तब दोनों की लड़ाई हुई। उस दिन बहुत अच्छे मूड में घर से निकली थी तुनिशा, मुंबई में अलीबाबा सीरियल के सेट पर पहुंची। सेट पर ही ये मेकअप रूम था, मेकअप रूम में ही दोनों ने खाना खाया। रोज की तरह तुनिशा भी सीरियल के शूट में शामिल हुई। दोपहर 3 बजे तुनिशा ने शिजान के साथ लंच किया और तब शूट की पहली शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। मेकअप रूम में ही तुनिशा ने शिजान के साथ खाना खाया और दोपहर 3:15 पर तुनिशा की मौत की खबर आई। मेकअप रूम में पंखे से लटकता हुआ तुनिशा का शव मिला। लंच और सुसाइड के बीच 15 मिनट में आखिर क्या हुआ, अब सवाल यह है, क्या उन 15 मिनटों में शिजान और तुनिशा के बीच कोई लड़ाई हुई थी? क्या शिजान ने तुनिशा को झकझोर देने वाली कोई ऐसी बात कही जिसके बाद तुनिशा इस हद तक चली गई कि उसने खुदकुशी कर ली? क्या शिजान ने उसे खुदकुशी के लिए उकसाया? पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या उसने ये जताने की कोशिश की कि तुनिशा की उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है? क्या लंच के दौरान शिजान का कोई और सच जान गई थी तुनिशा? पुलिस को भी लंच के दौरान कुछ गड़बड़ होने का शक जरूर है। पुलिस ने तुनिशा और शिजान के फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस मेकअप रूम और आखिरी 15 मिनट की पड़ताल में जुटी हुई है। तो शिजान अभी पुलिस रिमांड में है, कुछ और सच जल्दी सामने आएगा। बहरहाल ये भारत की बात है, में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात सिर्फ एक व्यक्ति की, और वो एक व्यक्ति है रूप कुमार जी। कौन है ये रूप कुमार जी? कौन है ये रूप कुमार जी? नाम नोट कर लीजिए, दोबारा बता रहा हूं।